हेलो स्टूडेंट्स। बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि मैं यूट्यूब पे कोई चैनल बनाऊं या इस तरह से आप लोगों के साथ कांटेक्ट करूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत दिन से इस तरह का हमें मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कॉल कर रहे थे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने भी ये डिसाइड किया कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ से इस पैंडेमिक सिचुएशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट किया जाए या उन स्टूडेंट्स के साथ भी कनेक्ट किया जाए जो बहुत पहले हमसे पढ़ के अभी वो कांटेक्ट में नहीं हैं, इतना फ्रिक्वेंटली कांटेक्ट में नहीं है कि उनको गाइड किया जा सके। तो उनको भी गाइड करने का एक चैनल होगा, ये एक माध्यम होगा। पिछले 15 सालों से मैं टीचिंग के साथ किसी न किसी रूप से एसोसिएटेड रहा, कॉम्पिटिटिव क्लासेस के साथ एसोसिएटेड रहा। बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े। अब वो बच्चे अलग अलग तरह से अलग अलग समय में जुड़े, अलग अलग जगह से जुड़े। भारत के कई शहरों में मैंने ये कार्य किया। तो उस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ रहे और उनमें से जो भी हमारे कांटेक्ट में हैं वो सब ये चाहते हैं कि हम कोई इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आएँ जिससे वो कनेक्टिविटी फिर से बनाई जा सके, उनके लिए फिर से स्टार्ट किया जा सके चीज़ों को, और वो भी बेनिफिटेड हो सकें इससे। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, ऊपर से ये पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए, अभी आगे आने वाले दिनों में ऑफलाइन क्लासेस को कब तक टाला जाएगा इसका भी कोई उचित अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। तो उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए जहाँ से हम आपके साथ रेगुलर कांटेक्ट में रह सकें। तो यूट्यूब एक बेहतर माध्यम रहा। मैंने सोचा कि इस पर ही एक चैनल बना के आप लोगों के साथ कांटेक्ट बनाया जाए। तो उसी प्रक्रिया का ये एक प्रयास है। आप इसको देखिए, आप इसको समझिए, आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक बढ़ाइए, उत्साहवर्धन करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ मैं बना सकूं और मुझे बनाना अच्छा लगे। जब आप पसंद करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा वो, और हम उस काम को आगे बढ़ाएंगे। ये जो चैनल बन रहा है, ये जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आज से, इसमें हम पूरा जीएस कवर करेंगे। पूरा जीएस का मतलब है हिस्ट्री भी कवर करेंगे, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत सारे इश्यूज। इसके अलावा जो और भी उसमें सेक्शंस हैं जीएस के, उनको भी हम लोग टाइम टू टाइम कवर करते रहेंगे। इसे हम 2 स्टेजेस में चलाएंगे। पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ आपको जोड़ेंगे, बेसिक चीज़ें आपको समझाएंगे, बेसिक बातें आपको समझाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें कई चरणों से होके जाना पड़ता है, और उतने ही चरणों से हमें अपनी प्रिपरेशन को भी आगे बढ़ाना पड़ता है। हमें पहले लेवल पे अपने आप को इन्फॉर्म करना होता है, हमें बहुत सारी सूचनाएं इकट्ठी करनी होती हैं। उन सूचनाओं का हमें अपने मस्तिष्क में एनालिसिस करना पड़ता है। उन सूचनाओं के आधार पे हमें एक थॉट प्रोसेस डेवलप करना होता है, एक सोच विकसित करनी होती है। उसमें बहुत सारे डायमेंशंस की ज़रूरत होती है, और उस सोच को फिर आगे ले जाने के लिए, उस सोच को हमें व्यक्त करने के लिए हमारे पास अच्छे शब्द होने चाहिए, हमारे पास बेहतर राइटिंग स्किल होनी चाहिए। तो वो सब हमारे तैयारी और हमारे अध्ययन का चरण होगा। हम इसको इसी क्रम में आगे बढ़ाएंगे। हम बहुत सारी बातें बीच में करते रहेंगे। अभी हम बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, वरना आपको लगेगा कि इस लेक्चर में यही सब चीज़ें होंगी, तो आप इसको स्किप कर जाएंगे। इस लेक्चर को लास्ट तक देखें और इसमें देखें कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, है ना। तो हम इसकी स्टार्टिंग हिस्ट्री से करते हैं। इस लेक्चर का स्टार्टिंग हम हिस्ट्री से करेंगे। बाकी चीज़ें बीच में हम बहुत सारी बातें आपको बताते रहेंगे। आप इस चैनल के माध्यम से कंप्लीट जीएस की स्टडी कर पाइएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और भी जो भी सेक्शंस हैं उनको आप स्टडी कर पाइएगा। राइटिंग स्किल पे बीच बीच में इसमें सेशंस होंगे, इंटरव्यू गाइडेंस के लिए सेशंस होंगे। तो आप इनके साथ कनेक्ट रहकर अपनी कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। जो लोग किसी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। इनफैक्ट मैं भी इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़ा हुआ हूं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ मैं लंबे समय से जुड़ा रहा, 12-15 सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, और अभी भी मैं बहुत रिनोन्ड इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा हुआ हूं। तो आप जो है, अगर इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़े हुए हैं तो वैसे भी ये सर्विस बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट है। तो आप इसको एंजॉय करिए, इसको अवेल करिए। तो हम आज स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री से। हम सोचे कि किसी भी सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हिस्ट्री
थोड़ा इजी गोइंग सब्जेक्ट होता है, आसानी से लोगों को समझ में आता है, कहानियाँ हैं उसमें। तो हिस्ट्री सबसे पहले ले रहे हैं हम, और हम इस सेशन में, आज के सेशन में जो हमारा लेक्चर है उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हिस्ट्री कैसे पढ़ें, हिस्ट्री का नेचर क्या है, क्यों पढ़ते हैं हिस्ट्री, ये सारी बातों पे आज हम लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हमारा सिलेबस क्या है, कहाँ से हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, जीएस में क्या आएगा, ऑप्शनल पेपर में क्या आएगा, इन सारी बातों के लिए हम लोग थोड़ा सा हिस्ट्री को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला सवाल आता है कि क्या होती है हिस्ट्री, क्यों पढ़ते हैं इतिहास को। अगर हिस्ट्री ना पढ़ें तो आप क्या छोड़ देंगे, क्या नहीं जान पाइएगा, हिस्ट्री क्यों पढ़ना ज़रूरी है, पहला सवाल हमारा ये है। तो वैसे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हिस्ट्री हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, या यूँ कह लें कि हमारे अध्ययन का बहुत अहम हिस्सा होता है। अगर हम हिस्ट्री नहीं जानेंगे तो फिर हम वर्तमान कैसे इस सिचुएशन में आया है, हमारा प्रेजेंट कैसे इस सिचुएशन में आया है, वो हम कभी नहीं जान पाएंगे। हमारा प्रेजेंट इस सिचुएशन में कैसे आया, हम ऐसे कैसे हुए, ये जानने के लिए हमें इतिहास में पीछे जाना ज़रूरी है। थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक्चुअल में अगर हम बहुत इनिशियल पे जाएं, हम बहुत स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, तो हम जानते हैं, हमने पढ़ा होगा, अपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा और जगहों पर सुना होगा कि बहुत साल पहले, उसका बहुत पक्का अनुमान नहीं है, लेकिन अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग बातें बताते हैं। उसमें जो सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है वो ये है कि आज से लगभग 12 अरब वर्ष पहले 4.6 बिलियन ईयर एज है अर्थ की, 5 बिलियन ईयर एज है सन की, और उससे करीब 7 बिलियन वर्ष पहले, मतलब कि लगभग 700 करोड़ साल पहले, 7 अरब वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक सुपर डेंस बॉडी था। उसमें फिर मैं उधर नहीं जाना चाहता, अभी हम लोग हिस्ट्री पे ही कॉन्सेंट्रेट करें। तो उसमें एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ। एक्सप्लोजन क्यों हुआ, कौन कौन से फोर्सेज उसमें काम कर रहे थे, उन पर हम लोग जब ज्योग्राफी में आएंगे तो बात करेंगे। उसमें एक सुपर एक्सप्लोजन हुआ जिसे हम क्या कहते हैं, बिग बैंग कहते हैं। और उस बिग बैंग से जो सुपर डेंस बॉडी था, उसका जो भी मटेरियल था वो बिखर गया सभी दिशाओं में, और उसके बिखरने से, उसमें से निकले हुए मटेरियल्स से ही गैलेक्सीज फॉर्म हुई। गैलेक्सीज में फिर तारों का निर्माण हुआ, तारों से ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों से उपग्रहों का निर्माण हुआ, और इसी क्रम में पृथ्वी नाम का एक ग्रह भी बन निकला। तो अगर हम मान लें कि टाइम के इस पॉइंट पे, दिस इज द पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट हो रहा है, या जहाँ से वो बिग बैंग हुआ है, जहाँ से बिग बैंग हुआ वहीं से टाइम और स्पेस की ओरिजिन हुई। और हम जानते हैं कि इस यूनिवर्स में दो ही चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है टाइम और स्पेस। टाइम और स्पेस में ही सारा एग्जिस्ट कर रहा है। जितनी चीज़ें आप जानते हैं या जिसको आप यूनिवर्स कहते हैं, वो एक्चुअली कहाँ रह रहा है, सारी घटनाएं कहाँ हो रही हैं। सारी घटनाएं एक निश्चित टाइम में हो रही हैं और एक स्पेस में हो रही हैं। टाइम भी एक डायमेंशन है घटनाओं का। जैसे कोई भी चीज़ लंबी होती है, चौड़ी होती है, किसी समय में होती है। आप जानते हैं कि किसी निश्चित समय में ही कोई घटना हो सकती है। तो बियॉन्ड द टाइम जो कुछ भी है वो तो फिर भगवान है। बियॉन्ड द टाइम, बियॉन्ड द स्पेस, तो ओनली गॉड। हम लोग क्या हैं, हमारा एग्जिस्टेंस रिलेटिव है। हम टाइम में होते हैं और स्पेस में होते हैं। तो ये टाइम और स्पेस की ओरिजिन कहाँ से हुई, बिग बैंग से हुई। बिग बैंग से टाइम और स्पेस की ओरिजिन हुई। और अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हम स्पेस के बारे में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, हम टाइम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जो टाइम की ओरिजिन यहाँ से हुई, और टाइम मान लेते हैं कि ऐसे बढ़ते 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 आज की डेट पर पहुँच गया। जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ, जिस समय मैं लेक्चर दे रहा हूँ, उस टाइम पे ये पहुँच गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये टाइम स्केल बन गई है, एक समय का रेखा बन गई है, एक टाइम का एक मूवमेंट का रूट बन गया है। इसी रूट में ही पूरे यूनिवर्स की घटनाएं हुई हैं। और यहाँ से लेकर ओरिजिन हुआ, यहाँ से टाइम का ओरिजिन हुआ, यहाँ पे मान लीजिए कि अर्थ की ओरिजिन हुई, यहाँ पे मान लीजिए कि लाइफ की ओरिजिन हुई अर्थ पे, है ना। तो यहाँ से जहाँ से बिग बैंग हुआ, बात समझते चलिएगा, बिल्कुल एंजॉय करिए क्लास को।
बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगी। आप जानते हैं कि जिस स्तर की आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर एक किसी विषय के साथ तभी आप जस्टिस कर पाएंगे जब उसको और विषयों के साथ आप संबद्ध करेंगे। बिग बैंग हुआ, बिग बैंग से अर्थ की ओरिजिन हुई, फिर लाइफ की ओरिजिन हुई। यहाँ तक को हम हिस्ट्री नहीं मानते और यहाँ तक के अध्ययन को हम अलग अलग शाखाओं में स्टडी करते हैं। इसको हम अलग अध्ययन करते हैं, इसको हम अलग अध्ययन करते हैं। ये लाइफ का ओरिजिन हुआ और लाइफ की ओरिजिन के बाद फिर ऐसा नहीं हुआ कि जैसे लाइफ की ओरिजिन हुई वैसे ही ह्यूमन की भी ओरिजिन हो गई। ह्यूमन ओरिजिन धीरे धीरे करके हुआ, लाइफ ओरिजिन हुआ, फिर मान लेते हैं कि टाइम के इस स्केल पे आके ह्यूमन ओरिजिन हुई। और ह्यूमन और जो इस हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं, जिस समय से हम इतिहास पढ़ रहे हैं, वो जो होमोसैपियन है, होमोसैपियन और ऑस्ट्रेलोपिथेकस है ना, इसके बीच में एक लंबी हिस्ट्री है। कई तरह की ह्यूमन रेसेस डेवलप हुई और वो टाइम के साथ समाप्त होती गई। तो ये पूरा जो स्केल है, टाइम स्केल है, ये हिस्ट्री नहीं है, ये कहीं और पढ़ते हैं। इसको हम कहाँ पढ़ते हैं? इसको हम मानव शास्त्र में पढ़ते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं, इसको हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि कैसे लाइफ डेवलप हुआ, कैसे ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, अर्थ की ओरिजिन कैसे हुई, बिग बैंग कैसे हुआ। ये सारा हम ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी में पढ़ते हैं, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ते हैं। तो ये अलग अलग स्टडीज़ हैं। लेकिन हम यहाँ से जहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से जो कुछ भी हुआ दैट वुड बी द पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ये पूरा का पूरा इतिहास का हिस्सा होगा और यही हमारा विषय वस्तु बनेगा, यही इतिहास का विषय वस्तु है। तो अभी हमको एक बात समझ में आती है कि हिस्ट्री क्या है। ये टाइम स्केल की स्टडी है। टाइम स्केल की स्टडी हम कहाँ से करते हैं? टाइम स्केल की स्टडी वहाँ से करते हैं जहाँ से हम मानव की उत्पत्ति को संबंधित कर पाते हैं। देखिए, एक बात आप उसको ही छोड़ के एक दूसरी बात यहाँ समझने का प्रयास करिए कि इस दुनिया में जितना भी स्टडी है, जितना भी विषय हम पढ़ते हैं, बहुत सारा स्टडी करते हैं हम, बहुत सारा हमारा स्टडी का वाइड एरिया है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स को हम किस में डिवाइड करते हैं? अगर आपने देखा होगा ध्यान से, तो आपने ग्रेजुएशन किया होगा या पोस्ट ग्रेजुएशन किया होगा, तो विषयों को 4 श्रेणी में बांटा गया। एक को हम क्या कहते हैं? कॉमर्स के विषय हैं। एक को हम क्या कहते हैं? साइंस के विषय हैं, साइंस स्ट्रीम में आप पढ़ते हैं। एक को आप क्या कहते हैं? आर्ट स्ट्रीम के सब्जेक्ट हैं। और एक को आप क्या कहते हैं? ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं। अब आप देखिए इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं, ज़रा उसको समझते हैं हम लोग। देखिए, कॉमर्स के सब्जेक्ट क्या हैं? ये हमको पढ़ाते हैं कि कैसे हम प्रॉफिट अर्न करें, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाएं, कैसे हम जो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 4 तरह की होती हैं, उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं। 3 तरह की होती हैं, उत्पादन करते हैं, उपभोग करते हैं और वितरण करते हैं। तो उत्पादन, उपभोग, वितरण, इनसे संबंधित जो चीज़ें हम अध्ययन करते हैं वो इकोनॉमिक्स कॉमर्स में जाती हैं। कंपनियां कैसे काम करती हैं, व्यापार वाणिज्य कैसे होता है, कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट मेक किया जाए, कैसे वेलफेयर किया जाए, ये सारी स्टडी विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉमर्स। साइंस में हम उन विषयों को स्टडी करते हैं जिनके सिद्धांतों को हम प्रयोगशाला में होते हुए देख सकते हैं। हम फिजिक्स की कोई थ्योरी पढ़ते हैं तो हम उसको लैब में करके देख सकते हैं। हम केमिस्ट्री में कुछ पढ़ते हैं तो उसको लैब में करके देख सकते हैं, तो उनको हम साइंस में रखते हैं। आर्ट विषय वो विषय होते हैं जिनका संबंध पूरी तरह से मानव कल्पनाओं से होता है। इसमें हम कितना भी आर्ट के कोई भी सब्जेक्ट आप ले लीजिए, आर्ट का फाइन आर्ट ले लीजिए, पोएट्री ले लीजिए, लिटरेचर है, फिल्म मेकिंग है, ये सारा किससे संबंधित है? ये रियलिटी से संबंधित नहीं होते हैं। अगर इनमें थोड़ी बहुत रियलिटी होती भी है तो उनको एक विशेष तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आप इस बात को महसूस कर पा रहे होंगे, आप इस बात को, आपको ये बात सही लग रही होगी कि इसका संबंध मनुष्य की कल्पनाओं से होता है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट क्या हैं? ह्यूमैनिटीज़ में उन विषयों को स्टडी किया जाता है जो मनुष्य के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट की स्टडी करते हैं। सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एस्पेक्ट की स्टडी
जिन स्ट्रीम के तहत करते हैं हम लोग, उन्हें हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट कहते हैं। और जब हम बात करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री इनमें से कहाँ आएगा? हिस्ट्री इसमें आएगा ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में, मानविकी के विषय में। मतलब कहने का ये हुआ कि होमो सैपियन के बाद जो डेवलपमेंट हुआ या मानव की उत्पत्ति से जो विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल चेंजेज, इकोनॉमिक चेंजेज, पॉलिटिकल चेंजेज, रिलीजियस चेंजेज कैसे आए, कौन कौन सी घटनाएं हुई और कैसे हम आज यहाँ तक पहुँच गए। तो ये पूरी स्टडी क्या है? ये पूरी स्टडी जो है हिस्ट्री का अध्ययन कहा जाएगा। मतलब कि मनुष्य की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके जीवन में जो भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, तकनीकी, विज्ञान, इन सब क्षेत्रों में जो भी उसने प्रगति करी है, वो सब क्या है? वो सब स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, इतिहास का विषय वस्तु बनेगा। इनको हम कैसे संबद्ध करते हैं? इनको हम कुछ घटनाओं के साथ संबद्ध करते हैं। जैसे हमको ये समझ में आता है, मोटे तौर पे बच्चा ये समझता है, मोटे तौर पे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि इतिहास एक्चुअल में कुछ घटनाओं का अध्ययन है। बहुत सारी घटनाएं हैं, उनको स्टडी करते हैं, वही हिस्ट्री है। तो वो घटनाएं, हम कौन सी घटनाएं स्टडी करते हैं? घटनाएं तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन हम केवल उन घटनाओं को स्टडी करते हैं जिन्होंने किसी भी भौगोलिक परिवेश में, किसी भी देश में, किसी भी राष्ट्र में सोशल चेंज किया हो, इकोनॉमिक चेंज किया हो, पॉलिटिकल चेंज किया हो या रिलीजियस चेंज किया हो। ऐसी ही घटनाओं को हम इतिहास कहते हैं। और इन घटनाओं के साथ भी कुछ कंडीशंस लगी हैं। इन घटनाओं से जुड़े हुए पर्सन्स पता होने चाहिए, तभी हम उसको हिस्ट्री मानेंगे। हमें पीरियड पता होना चाहिए, हमें प्लेस पता होना चाहिए। कई बार हो सकता है कि इनमें से कोई एक चीज़ ना मिले। जैसे हम अगर दो भगवान की तुलना करें, एक भगवान बुद्ध और एक भगवान राम की तुलना करें, मैं किसी कंट्रोवर्सी के लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, कृपया इसको किसी और संदर्भ में ना प्रयोग किया जाए। भगवान राम से संबंधित सभी पर्सन्स के बारे में हम जानते हैं। रावण के बारे में जानते हैं, राम के बारे में जानते हैं, सीता माता के बारे में जानते हैं, लक्ष्मण के बारे में जानते हैं। हम प्लेस भी काफ़ी कुछ आइडेंटिफाई कर ले गए हैं कि चित्रकूट कहाँ था, अयोध्या कहाँ है, पता ही है। वो नेपाल के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी अयोध्या है, तो फिर राम की गरिमा है कि वो अपने यहाँ उनको कनेक्ट करना चाहते हैं। तो सीता जी कहाँ की हैं, राम भगवान कहाँ के थे, हनुमान जी कहाँ के थे, किष्किंधा कहाँ है और लंका कहाँ है, सारी चीज़ें हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं। लेकिन बावजूद इनके अभी भी हम भगवान राम को एक पौराणिक नायक मानते हैं। हम एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं मानते भगवान राम को। हिस्टोरिकल कैरेक्टर क्यों नहीं मानते? क्योंकि उनका पीरियड डिटर्मिनेशन अभी तक नहीं हो पाया है कि एक्चुअली कौन सा टाइम था जब भगवान राम का अस्तित्व था। ये अभी हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो भी इस रेफरेंस में हमारे पास एविडेंसेस हैं, उनसे हम पीरियड डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। हम ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि एक्चुअल में भगवान राम कौन से काल में हुए थे, भगवान राम किस पीरियड में हुए थे। तो ये एक समस्या है जिसके कारण से हम उनको हिस्टोरिकल कैरेक्टर नहीं मानते। वहीं अगर हम भगवान बुद्ध की बात करें तो भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उनके जीवन से कौन कौन, जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, मैं टाइम पीरियड पता चल गया। उनके पिता माता कौन थे, वो कौन कौन लोगों से साथ मिले थे, वो स्वयं कौन थे, ये सब पता है। किन किन जगहों पर गए थे, उन जगहों की पहचान की जा चुकी है। इसीलिए हम उनको एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर के तौर पर मानते हैं, उनको इतिहास की विषय वस्तु मानते हैं, जबकि हम भगवान राम को पुराणों की विषय वस्तु मानते हैं। तो बात समझिए, हमारी बात यह है कि इतिहास उन घटनाओं का अध्ययन करता है या उन घटनाओं को अपने विषय में शामिल करता है, अपनी विषय वस्तु में शामिल करता है, जो घटनाएं इनमें से किसी एक चेंज से जुड़ी हों या इन सब को चेंज कर रही हूँ या इनमें कोई परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हूँ। ये घटना वही घटना हो सकती है जिस घटना से कोई व्यक्ति जुड़ा हुआ घटना होगी, तो यार व्यक्ति तो जुड़ा हुआ ही होगा। वो घटना हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि कोई भी घटना इस यूनिवर्स में कहाँ हो रही होगी, किसी टाइम में हो रही होगी, किसी स्पेस में हो रही होगी। लेकिन हिस्ट्री की अपनी मजबूरी क्या है कि उस टाइम और स्पेस की पहचान किए बिना वो अपने सब्जेक्ट में शामिल नहीं करेगा। मैं बहुत क्लियर बताऊं आपको कि इतिहास बहुत ही वैज्ञानिक विषय है। ये बिल्कुल वैसा विषय नहीं है कि हम मान लें कोई चीज़।
विज्ञान जैसा नहीं है। विज्ञान तो बहुत सारी मान्यताओं पर चलता है ना, कि वो मानता है 2 + 2 = 4। अब इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो मानता है कि पानी कलरलेस होता है, उसको डिफाइन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पानी टेस्टलेस होता है, उसको डिफाइन कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये किसी तरह की मान्यता पर नहीं चलता, बल्कि ये बहुत ही साइंटिफिक है और एविडेंसेज इसको चाहिए होते हैं। बिना एविडेंस के ये बात नहीं मानता है। और एविडेंसेस किस रेफरेंस में चाहिए होंगे? पर्सन, प्लेस और पीरियड के रेफरेंस में चाहिए होंगे। तो ये कुछ आइडिया लगा होगा आपको कि हिस्ट्री एक्चुअल में क्या है। इतिहास मानविकी का विषय है। ये मानव के जीवन में होने वाले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिवर्तनों का अध्ययन करता है। ये सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक परिवर्तन जो हैं ये किसी घटना के साथ संबद्ध होते हैं, और ये घटनाएं किसी व्यक्ति, स्थान या समय में हुई होती हैं। उन्हीं को हम स्टडी करते हैं। तो अगर हम एक मोटे तौर पर धारणा विकसित करें तो हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री जो है बेसिकली एक संवाद है अतीत और वर्तमान के मध्य, है ना। और यही हम इस श्रृंखला का नाम दे रहे हैं। जो हम हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं, इसका नाम होगा अतीत से वर्तमान के मध्य संवाद। इसका जो टाइटल है, जिससे हम पूरा हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसका जो टाइटल है, उस फिल्म का जो नाम है, उसका नाम है अतीत और वर्तमान के मध्य संवाद। तो हिस्ट्री क्या है? एक्चुअल में इट इज़ अ डायलॉग बिटवीन द एंशियंट एंड टुडेज एरा। प्राचीन का जो समाज रहा, प्राचीन का जो काल रहा, जहाँ से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, और जो वर्तमान एरा आया, इसके बीच में एक डायलॉग है। ये डायलॉग किस मुद्दे पर हो रहा है? ये डायलॉग मुद्दा है सोशल चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, रिलीजियस चेंज, टेक्नोलॉजिकल चेंज और बहुत सारी चीज़ें हम जो दूसरे सभ्यताओं के साथ संपर्क में आए। तो कुछ क्लियर हुआ आपको कि हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री मानविकी का विषय है जो इन चीज़ों का अध्ययन करता है। ये क्या करता है? ये अतीत और वर्तमान के मध्य एक संवाद निर्मित करता है। और ये संवाद जरूरी क्यों है? ये संवाद इसलिए ज़रूरी है कि हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वर्तमान के साथ उसका सामंजस्य बिठाते हैं, और फिर भविष्य की हम कल्पना करते हैं कि हमारा भविष्य ऐसा होगा। हम कल्पना करते हैं या हम उसके लिए नियोजन करते हैं कि हम अपने भविष्य को इस तरह से निर्मित करने का प्रयास करेंगे। तो इतिहास हमको क्या सिखा रहा है? इतिहास हमको हमारे अतीत के साथ संबद्ध कर रहा है, हमारे वर्तमान को गौरवपूर्ण बना रहा है, हमारे वर्तमान को जस्टिफाई कर रहा है कि आज हम इस सिचुएशन में क्यों हैं, और फिर हम इससे जो पीछे हमारे जीवन में घटनाएं हुई या हमने जो इतिहास से चीज़ों को सीखा, फिर उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे किस तरह का प्लान करें। ये सारी कुछ चीज़ें हमको हिस्ट्री बताता है। हम अपने जीवन से अगर सीखने लगेंगे तो बहुत कम पड़ जाएगा हमारा लाइफ। इसलिए हम बहुत कुछ दूसरों के जीवन से सीख लेते हैं, बहुत कुछ हम इतिहास से सीख लेते हैं। आपकी आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ हिस्ट्री आपकी पहचान को पूरा करता है, समस्याओं के समाधान की ओर ले जाता है हमको। अगर आपके पेट में दर्द हो रहा हो और आप डॉक्टर से जाके कहिए कि साहब हमारे पेट में दर्द हो रहा है, सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि कल आपने क्या खाया था। पेट में दर्द आज हो रहा है, भाई लाल पीली नीली कोई दवाई दे दो, पेट का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन वो जानता है कि पेट का दर्द समस्या नहीं है, समस्या ये है कि कल आपने खाया क्या था। जब तक वो इस बात को नहीं जानेगा कि कल आपने क्या खाया था, तब तक वो समुचित इलाज नहीं कर सकता, तब तक उचित इलाज नहीं कर सकता है, सही दवाई नहीं दे सकता आपको। तो सही दवा कैसे आप पाइएगा, सही मेडिसिन कैसे आप पाइएगा? जब आप समस्या की जड़ में जाइएगा। और समस्या की जड़ कहाँ मिलेगी? इतिहास में मिलेगी। समस्या हो या आपका कोई गौरव हो, दोनों ही चीज़ों के लिए आपको इतिहास में जाना आवश्यक होगा। तो एक बात हमको समझ में आया कि ये टाइम स्केल है। बिग बैंग से बहुत इनिशियली हमने स्टार्ट किया कि जहाँ से ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुआ, वहाँ से इस बात को हमने स्टार्ट किया, और ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स से लेकर हम कहाँ तक पहुँचे? आज की डेट तक पहुँचे। इनमें से सारे इस टाइम स्केल को तो हम नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन जहाँ से होमो सैपियन आया, हालांकि इससे पहले के लेक्चर को भी हम करेंगे, क्योंकि यूपीएससी में वो क्वेश्चन देता है, वहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं। जब हम स्टोन एज पढ़ते हैं तो हम पेलियोलिथिक एरा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी, आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीज़ें कवर आएंगी। लेकिन एक्चुअल में हिस्ट्री कहाँ से शुरू होती है?
हिस्ट्री शुरू होती है होमो सैपियंस के डेवलपमेंट से, और यहीं से फिर मनुष्य का सामाजिकरण शुरू होता है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ शुरू करता है, पॉलिटिकल ढांचा डेवलप करता है, रिलीजन नाम का एक व्यवस्था डेवलप करता है, और ये सारी व्यवस्थाएं डेवलप करके वो एक बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बना देता है, जिसमें आज देखो न कितनी सारी जटिलताएं हैं। वो प्रकृति के साथ रह रहा था, प्रकृति के साथ सामंजस्य बना के रह रहा था, जैसे मनुष्य के अलावा सारे जीव रह रहे हैं वैसा ही वो भी रह रहा था, लेकिन उसने कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिए जो इस पैरामीटर पर पढ़े जा सकते हैं, और ये जो चेंजेज उसने किए, इन्हीं चेंजेज ने पूरी व्यवस्था को बदल के रख दिया। आज आपको जो पढ़ना पड़ रहा है, आपको जो चिंतन करना पड़ रहा है, आपको जो टेंशन लेनी पड़ रही है, वो सब इन्हीं परिवर्तनों की देन है। अदरवाइज जैसे दुनिया के सारे जीव हैं ऐसे आप भी रह रहे होते। तो ये तो था हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, हम क्यों पढ़ते हैं, क्या है एक्चुअल में हिस्ट्री, क्या उसका सब्जेक्ट मैटर है, क्या कैसे हम जाने कि हिस्ट्री का यूटिलिटी क्या है, उसका स्वरूप क्या है, उसका अपना ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये सारी बातें हमने समझी। तो ये जो सीरीज है इसका नाम रहेगा अतीत से वर्तमान के मध्य संवाद। अभी हम इसको देखते हैं कि इंडियन हिस्ट्री को पढ़ने के तहत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होंगी। आप जो है इस लेक्चर को जब भी सुने, आप ज़रूर अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रखें अपने साथ, और बहुत सारी ऐसे इन्फॉर्मेशंस आपको मिलती रहेंगी। ये चूँकि पहला लेक्चर है तो इसमें बहुत कुछ तो हम ये सीख पाएंगे कि कैसे पढ़ना है, क्या है हमारा सिलेबस, किन किन चीज़ों पे हमें, अभी इस चर्चा के दौरान हम लोग बात करेंगे कि हमें किन किन चीज़ों पर ज़्यादा जोर देना है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ देखेंगे, हम वो सारी चीज़ें यहाँ समझेंगे। लेकिन जब भी आप इस लेक्चर को पढ़ने के लिए बैठें तो अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखें। आगे के लेक्चर्स भी बहुत यूजफुल होंगे। ये तो आपका धारणा बनाने का काम कर रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर रहा है, ये बता रहा है कि कैसे आप चीज़ों को हैंडल करेंगे हिस्ट्री वाले पेपर में, है ना। तो अभी हम लोग इसमें काफ़ी लंबा चलेगा ये सेशन, और हम प्रयास करेंगे कि रोज़ एक वीडियो हिस्ट्री का और एक वीडियो किसी और सब्जेक्ट का पढ़ता रहे। हर सप्ताह के संडे के दिन आपको एक वीडियो मिलेगा। इस वाले संडे से नहीं मिलेगा, इसके अगले जो संडे आ रहा है उससे मिलेगा। मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होगा एवरी संडे आपको एक वीडियो मिलेगा जो हफ्ते भर के करंट अफेयर्स को भी डील करेगा। पूरे सप्ताह में जो भी करंट अफेयर्स होगा उससे जो भी क्वेश्चन बनने वाली बातें होंगी या जहाँ पे आपको अपनी धारणा विकसित करने की ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें इसके साथ रहेंगी। तो ये चैनल अपने आप में कंप्लीट मटेरियल देगा आपको सिविल सर्विसेज की स्टडी के लिए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी और स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हो, बहुत सफिशिएंट कंटेंट आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। आप जो है आसानी से अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इंडियन हिस्ट्री को हम कैसे समझें, कैसे उसको डिवाइड करें, है ना। तो देखिए, हिस्ट्री तो हमने कहा ना कि इट इज़ स्टडी ऑफ स्केल ऑफ टाइम। तो भैया स्केल ऑफ टाइम तो अपने आप में एक समय क्या है, अपने आप में एक लीनियर मोशन है, और कभी भी वो प्राचीन नहीं होता, कभी भी वो नवीन नहीं होता, कभी वो था नहीं, कभी वो है नहीं। हमको पता नहीं है कि वो किस दिशा में मोशन कर रहा है। हमने बहुत सारा साइंटिफिक इन्वेंशंस किए हैं, लेकिन हमने वो साइंटिफिक इन्वेंशन कहाँ किए हैं, हम यूनिवर्स की एक बीमा को जान पाए हैं, वो क्या है, स्पेस है। तो स्पेस में मूव करने के लिए तो हमने बहुत सारे ऑपरेटर्स बना रखे हैं। कार है हमारे पास, मोटरसाइकिल है हमारे पास, एरोप्लेन है हमारे पास, फाइटर जेट्स हैं। हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से मूव कर सकते हैं। स्पेस में चलने की जगह हमने ढूंढ ली है, लेकिन हम टाइम में मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। हम समय नहीं जानते कि समय किधर चल रहा है, समय में हम कैसे गति कर सकते हैं, कैसे हम पीछे जा सकते हैं, समय में हम कैसे आगे जा सकते हैं। बहुत सारा उस पर अभी भी स्टडी चल रहा है, बहुत सारी किताबें हैं, अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़िएगा। पर पॉइंट यहाँ ये है कि फिर भी हमें कुछ तो क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो एक टाइम को एक यूनिवर्सल समझ देने के लिए वैज्ञानिकों ने घड़ी विकसित कर ली, कैलेंडर्स डेवलप कर लिए, दिन बना लिया, रात बना ली। अब जैसे हमने तय कर लिया कि भाई पृथ्वी जितने देर में घूमती है वो टाइम है 23 घंटा 56 मिनट 4.09 सेकेंड। अब 23 आवर्स 56 सेकेंड 4.09 सेकेंड ये है
रोटेशन पीरियड ऑफ अर्थ, पृथ्वी अपने एक्सिस पे इतनी देर में घूमती है, उसको हम मानते हैं कि दैट इज द पीरियड ऑफ 1 डे। अब पहले पृथ्वी ने घूमना शुरू किया या पहले हमने घंटा बना लिया था? अगर ये जवाब पूछा जाए तो आप बताएंगे नहीं, पृथ्वी ने पहले घूमना स्टार्ट किया था। इसका मतलब बाद वाली चीज़ मान ली गई है मनुष्य के द्वारा, और उन्हीं मान्यताओं के आधार पर जितने समय को हम स्टडी कर पाए हैं उस समय को हम साल में, महीने में, दिन में, घंटे में, मिनट में और सेकंड में हमने बांट लिया है। उसी डिवीज़न को हम कहते हैं कि फला टाइम जो है वो अर्लियर पीरियड है, अर्लीस्ट पीरियड है, वो एंशिएंट पीरियड है, फला पीरियड जो है मिडाइवल पीरियड है, फला पीरियड जो है वो मॉडर्न पीरियड है। तो इस तरह का हमने एक डिवीज़न डेवलप कर रखा है, उसी डिवीज़न को हम यहाँ समझेंगे। एक्चुअल में कहाँ से एंशिएंट शुरू हुआ, हमने कहा ना कि हमको पता ही नहीं है कि कहाँ से शुरुआत हुई, तो प्रारंभिक बिंदु कहाँ है इतिहास का हमको नहीं पता, लेकिन जहाँ तक हम ढूंढ पाए हैं उसको हमने, जहाँ तक जितने साल का इतिहास हम समझ पाए हैं उस पीरियड को हमने 3 हिस्सों में बांट लिया है। जरा इनको समझते हैं और उस टाइम स्केल पे देखते, जिस टाइम स्केल को हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में डिस्कस किया है उस टाइम स्केल पे हम देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक को हम एंशिएंट मानते हैं, कहाँ से कहाँ तक को हम मिडाइवल मानते हैं, कहाँ से कहाँ तक को हम मॉडर्न मानते हैं। इस रेफरेंस में अगर हिस्ट्री के क्लासिफिकेशन को हम देखें, इसके हम टाइम डिवीज़न को देखें, इसके हम विभाजन को देखें, इंडियन हिस्ट्री के, हम लोग इंडियन हिस्ट्री कर रहे हैं, हम लोग जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं बिल्कुल गारंटी नहीं है कि ऐसा किताबों में लिखा ही होगा। हम जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं, हम मतलब बी द पीपल, हम और आप कर रहे हैं, है ना। हम और आप इसको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें अपने हिसाब से चीज़ों के लिए समझ विकसित करनी है। अधिकांश पुस्तकों में यही मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है कि कोई इससे अलग भी विभाजन प्रस्तुत करे आपके लिए, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम इस रेफरेंस में हिस्ट्री को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक को हम कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, या इसको हम कहते हैं प्राचीन इतिहास। दूसरे पीरियड को हम कहते हैं मेडिवल हिस्ट्री, या इसको हम कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। और तीसरा है मॉडर्न हिस्ट्री, या इसको हम कहते हैं आधुनिक इतिहास। अब 2 सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। ये जो हमारा डिवीज़न है इसको लेकर आपके मन में 2 सवाल आ रहे होंगे। अगर आप पहले से हिस्ट्री पढ़े होंगे तो इससे इन सब वर्ड्स से बहुत फेमिलियर होंगे, लेकिन हम मान के ऐसा चल रहे हैं कि आप पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला सवाल ये आएगा कि भाई ये डिवीज़न क्यों किया गया, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि ये डिवीज़न का डेट क्या है, कैसे हमने मान लिया कि भाई यहाँ से मिडाइवल शुरू हो गया, या हमने कैसे मान लिया कि यहाँ से मॉडर्न स्टार्ट हो गया। तो अभी हम इन 2 प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करते हैं। पहला है कि ये डिवीज़न किस आधार पे किया गया। तो हमने बताया कि इतिहास घटनाओं को स्टडी करता नहीं है, वो केवल घटनाओं को स्टडी नहीं करता, ऐसे कहा जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। तो इतिहास केवल घटनाओं की स्टडी करने वाला सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि वो घटनाओं का, कैसी घटनाओं का अध्ययन करता है, वो उन घटनाओं का अध्ययन करता है जिनसे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस, टेक्नोलॉजिकल इस तरह के कुछ चेंजेज आ रहे होंगे, है ना। तो रिलीजियस चेंज को स्टडी करता है, सोशल चेंज को स्टडी करता है, पॉलिटिकल चेंज को स्टडी करता है, इकोनॉमिक चेंज को स्टडी करता है, टेक्नोलॉजिकल चेंज को, एट्सेट्रा। कई और तरीके हो सकते हैं इनके मापने के। तो कैसी घटनाओं को स्टडी करता है? जो इस तरह के परिवर्तनों से संबद्ध होती हैं। इस तरह के परिवर्तनों से संबद्ध घटनाओं को स्टडी करता है हिस्ट्री। और अगर हम कोई डिवीज़न कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर इन पैरामीटर्स में चेंज आया होगा, निश्चित तौर पर व्यवस्था में आमूल परिवर्तन हुआ होगा, जिसके कारण से हम कहते हैं कि ये पीरियड जो है एंशिएंट हिस्ट्री है, ये पीरियड मिडाइवल हिस्ट्री है और ये पीरियड मॉडर्न हिस्ट्री है। किस आधार पे कह रहे हैं हम? रिलीजियस, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशियली बहुत सारे चेंजेस
फील किए गए होंगे इतिहासकारों के द्वारा, जिसके कारण से कहा होगा कि भाई ये एरा चेंज हो गया, है ना। जनरली हम पढ़ते हैं, जैसे अभी 2017 या 18, 2016 या 17 के यूपीएससी के जीएस के पेपर, ऑप्शनल के पेपर में क्वेश्चन आया था कि इतिहास का विभाजन हम इस तरह से करें कि ये हिंदू एरा था, ये मुस्लिम एरा था, ये क्रिश्चियन एरा था, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा। बजाय इस बात के कि हम इसका विभाजन इस तरह से करें कि ये प्राचीन काल था, ये मध्यकालीन काल था और ये आधुनिक काल था। ये ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष विभाजन है। अगर हम इसको हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन एरा की तरह से बांटेंगे तो ये थोड़ा सा धार्मिक विभाजन हो जाएगा, जो कि ठीक नहीं होगा। हम किस आधार पर बांटते हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास को हम किस आधार पर बांटते हैं, ज़रा सा हमें इस बात को समझना चाहिए। एंशिएंट हिस्ट्री हम कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? देखो, जनरली एक मोटी बात आप समझ लो कि ये वो पीरियड है जब भारत में मुस्लिम रूलिंग रही, ये वो पीरियड है जब भारत पर क्रिश्चियन रूलिंग रही, या इसको हम रिलीजियसली ना कह सकें तो हम ये कह सकते हैं कि ये वो पीरियड है जब अरब तुर्क और मुग़लों का शासन रहा भारत पे, ये वो पीरियड है जब अंग्रेज़ों का शासन रहा भारत पे, और ये वो पीरियड है जब इंडियंस रूलर्स का शासन रहा भारत में, भारतीय शासकों का शासन रहा भारत में। तो ये हम अलग अलग पीरियड्स को देख सकते हैं और अलग अलग तरह से पहचान सकते हैं। देखिए, सबसे पहले पार्ट है एंशिएंट हिस्ट्री। कहाँ से कहाँ तक लेते हैं इसको? हम इसको जहाँ से हिस्ट्री की शुरुआत होती है, मतलब कहाँ से? ओरिजिन ऑफ ह्यूमन से, ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन से। तो इसको आप कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ओरिजिन से लेकर और 750 एडी तक के पीरियड को हम मानते हैं कि ये एंशिएंट एरा है, प्राचीन काल है। ये ओरिजिन के लिए थोड़ा अलग अलग जगहों पर अलग अलग बातें मिलती हैं। अभी हम लोग जब स्टोन एज में आएंगे तो इनकी डेट्स को बिल्कुल क्लियर कट समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक ले जाते हैं। अभी हम एक मोटी धारणा बना रहे हैं अपने दिमाग में, एक मोटा कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। ओरिजिन मतलब जहाँ से ह्यूमन बीइंग का लाइफ स्टार्ट हुआ। 750 एडी मतलब कि जहाँ तक के इतिहास को हम एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत रखते हैं। ऐसा क्या हुआ 750 ईस्वी में कि हमने कहा नहीं भाई ये मेडिवल शुरू हो गया? अब इसमें भी बहुत सारे पुस्तकों में आप देखिएगा कि 600 ईस्वी से भी 647 ईस्वी में महाराज हर्ष की मृत्यु हुई। महाराज हर्ष को बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं, ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि वो अंतिम शासक थे प्राचीन काल के। इसके बाद फिर राजपूतों का पीरियड आता है और राजपूतों के पीरियड से ही मेडिवल इंडिया की नींव बननी तैयार होती है ना। तो अभी हम उधर नहीं चलते, इधर ही चलते हैं। तो ओरिजिन से लेकर 750 को ही हम एंशिएंट इसलिए मानते हैं क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, जो कि भारत पर पहला इस्लामिक इन्वेजन था। हालांकि इससे पहले भी एक आध इस्लामिक इन्वेजन हुए, लेकिन उनका कोई परिणाम नहीं निकला, इसलिए हम उनको महत्व नहीं देते हैं। 736 ईस्वी में थाने में एक मुस्लिम इन्वेजन हुआ था, उसको माना जाता है कि वो सबसे पहला मुस्लिम इन्वेजन था, पहला मुस्लिम आक्रमण था, लेकिन हम उसको मानते नहीं हैं। हम मानते हैं 712। इतिहास मानता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया, जो कि पहला इस्लामिक आक्रमण था और ये अरब आक्रमण था। तो 712 को कट ऑफ मानते तो थोड़ा ठीक न लगता, इसलिए हमने इसको राउंडिंग करने के चक्कर में 750 ईस्वी तक मान लिया कि 750 ईस्वी। अच्छा, अभी भारत के बड़े पार्ट पर, मेजर पार्ट पर मुस्लिम रूलिंग स्टार्ट नहीं हुई है। मुस्लिम रूलिंग तो केवल सिंध के थोड़े से हिस्से में स्टार्ट हुई है। सही से भारत के अधिकांश हिस्से में मुस्लिम रूलिंग की शुरुआत होगी 1206 से। तो अभी उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब दूसरा सवाल ये उठता है कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से हमने कैसे कह दिया कि मेडाइवल है? क्या मोहम्मद बिन कासिम से पहले भारत पर कोई भी इन्वेजन नहीं हुआ था? क्या इस्लाम के आने से पहले, इस्लाम के आक्रमण से पहले भारत में कोई आक्रमण नहीं हुआ था? और अगर हुआ था तो हम उन आक्रमणों के आधार पर क्यों एरा डिवाइड नहीं कर रहे हैं? हम क्यों मुस्लिम आक्रमण के आधार पर एरा डिवीजन कर रहे हैं? तो इसको भी समझना चाहिए। अदरवाइज आपके दिमाग में एक कम्युनल बात आ सकती है कि नहीं, मुस्लिम आक्रमण से हम एरा डिवाइड कर रहे हैं, बाकी आक्रमणों को हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। अगर हम इधर देखें, ओरिजिन से लेकर 750 के बीच की हिस्ट्री को देखें तो इस बीच में देखिए कौन कौन से इन्वेजन्स हुए थे। ईरानियन इन्वेजन हुए,
ईरान का आक्रमण हुआ, ईरानियन इन्वेजन के अलावा यूनान का आक्रमण हुआ, जिन्हें आप ग्रीस के नाम से जानते हैं, तो ग्रीस का आक्रमण हुआ। इसके अलावा कई सारी सेंट्रल एशियन ट्राइब्स ने भारत पर आक्रमण किया। चीन की कुछ ट्राइब्स ने भारत पर आक्रमण किया, जिनमें कुषाणों का नाम आगे आप देखेंगे। तो इतने सारे फॉरेन इन्वेजन्स इंडिया पर हुए। यूनान का आक्रमण हुआ, ईरान का आक्रमण हुआ, सेंट्रल एशियन रेसेज ने आक्रमण किया और चाइना के कुछ ट्राइब्स ने इन्वेड किया इंडिया को। तो क्या हम इस पीरियड को, क्या इनके आधार पे हम एरा डिवीज़न नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा कि हिस्ट्री क्या पढ़ रहा है? हिस्ट्री सोशियो चेंज, इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, रिलीजियस चेंज, इन सब को पढ़ रहा है। और इन लोगों के आने से इस तरह का कोई भी परिवर्तन अस्तित्व में नहीं आया, बल्कि ये लोग आए और यहाँ की जो कल्चर थी, यहाँ का जो सिविलाइजेशन था, उसी का वो पार्ट बन गए। यहीं के धर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, यहाँ की तरह से उन्होंने अपने नाम रखना शुरू कर दिया, यहाँ के लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनाए, यहीं रहने लगे। तो इस तरह से ये भारतीय समाज का हिस्सा बन गए। और इतिहास, मैंने कहा कि घटनाओं का अध्ययन नहीं करता, इतिहास पढ़ता है होने वाले परिवर्तनों को। और ये परिवर्तन किस आधार पे नापे जाते हैं? ये परिवर्तन सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस चेंजेस के आधार पे नापे जाते हैं। तो इस बीच में जो भी फॉरेन इन्वेजन्स हुए ड्यूरिंग दिस पीरियड, उनमें से कोई भी ऐसा इन्वेजन नहीं हुआ जिसने इतिहास की धारा को मोड़ा हो। अब इस्लामिक इन्वेजन में ऐसा क्या हुआ? इस्लामिक इन्वेजन में ऐसा हुआ कि एक नया धर्म आ गया, एक नई व्यवस्था लेकर आ गया, एक नया वॉरफेयर लेके आ गया, एक नया पॉलिटिकल सेटअप लेके आ गया, एक नया इकोनॉमिक स्ट्रक्चर लेके आ गया, एक नया सोशल डिवीज़न लेके आ गया, जो बिल्कुल आपसे अलग था। आपका समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था, उनका समाज अमीर और उलेमा और सरदार और कॉमन मैन, इस तरह से बटा हुआ था। तो बिल्कुल अलग तरह का समाज था, अलग तरह की अर्थव्यवस्था थी, अलग तरह का रिलीजन था, अलग तरह का उनका साइंस टेक्नोलॉजी था। सब कुछ एक नया आ गया और सब कुछ के नए आने से हम कहाँ आ गए? मध्यकाल में आ गए। और हम 750 ईस्वी से लेकर, ध्यान से समझते चलिएगा मेरी बात को, और 1707 तक के पीरियड को हम मेडिवल इंडिया कहते हैं, है ना। 750 से लेकर 1707 तक के पीरियड को हम लोग मेडिवल इंडिया कहते हैं। तो ये 750 से लेकर 1707 तक का जो पीरियड है, इसको हम अपनी समझ विकसित करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, इसे हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक पीरियड है जिसे आप 750 से 1206 कह सकते हैं। हमने कहा ना कि 1206 से इस्लामिक रूलिंग की शुरुआत हुई इंडिया में, तो 750 से 1206 तक क्या हुआ? हमने कहा कि 1206 से मुस्लिम रूलिंग की शुरुआत हुई, इस्लामिक रूलिंग की शुरुआत हुई इंडिया में। तो इस्लामिक रूलिंग से पहले के पीरियड को हम क्या करेंगे? तो 750 से 1206 का पीरियड था। इस पीरियड में 2 घटनाएं हो रही हैं। इंडिया में क्या हो रहा है और इंडिया के बाहर क्या हो रहा है। इंडिया के अंदर क्या हो रहा है? इंडिया के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो डिसइंटीग्रेशन की प्रक्रिया है। महाराज हर्ष अंतिम शासक थे जिन्होंने नॉर्थ इंडिया को इंटीग्रेट किया। गुप्तों के बाद फिर पूरे इंडिया को इंटीग्रेट नहीं किया जा सका। कोई ऐसा एम्पायर बिल्डर नहीं रहा जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया हो, जैसा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जैसा समुद्रगुप्त ने किया था। वैसा कुछ करने का प्रयास महाराज हर्ष ने किया, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने उनको साउथ में बढ़ने से रोका, जिसके कारण से वो दक्षिण भारत को तो नियंत्रण में नहीं ले पाए, लेकिन अधिकांश उत्तर भारत को, या यूँ कह लो कि पूरे उत्तर भारत को उन्होंने एक सूत्र में बांध दिया, एक तरह का प्रशासन विकसित करने का प्रयास किया। लेकिन गुप्तों के पीरियड से ही प्रशासन के क्षेत्र में जो विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति जन्मी थी, उस विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति ने महाराज हर्ष को इस काम में सफल नहीं होने दिया कि वो एक यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर पाते। फिर क्या हुआ? उनका जैसा कि उनका साम्राज्य निर्मित हुआ, वैसा ही लगभग उनका प्रशासन भी ढीला ढाला सा रहा। तो उस ढीले ढाले प्रशासन में, और ख़ास तौर से महाराज हर्ष की मृत्यु के बाद जो संघर्ष खड़े हुए कन्नौज पर कब्जा करने के लिए या और तरह के, उन्होंने क्या किया कि इस पूरे सिस्टम को डिसइंटीग्रेट कर दिया। और जब पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होता है तो
इकोनॉमिक डिसइंटीग्रेशन भी होगा, फिर कल्चरल डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर रिलीजियस डिसइंटीग्रेशन होगा। आप ये कह सकते हैं कि इसको हम डार्क एरा की तरह से कंसीडर करते हैं। और इस पीरियड में भारत पे बहुत सारे लोग शासन कर रहे थे। कहीं पे चौहान शासन कर रहे थे, कहीं पे चालुक्य शासन कर रहे थे, कहीं पे प्रतिहार कर रहे थे, कहीं पे परमार कर रहे थे, कहीं पे चंदेल कर रहे थे, कहीं पे चालुक्य कर रहे थे, कहीं पे पाल कर रहे थे, कहीं पे सेन कर रहे थे, कहीं राष्ट्रकूट कर रहे थे। बहुत सारी जातियाँ भारत के अलग अलग हिस्सों पर छोटे छोटे हिस्सों में गहड़वाल शासन कर रहे थे, छोटे छोटे हिस्सों में शासन कर रहे थे। इनके अपने बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे, गहड़वालों के, चौहानों के साथ थे। आगे आप जब, अभी हम लोग तो एक इंट्रो ले रहे हैं पूरे सब्जेक्ट का, आगे जब आप देखिएगा तो देखिएगा कि इनके आपस के मतभेद ने कितना नुकसान पहुंचाया। तो 750 से 1206 के बीच में जो लोग रूल कर रहे हैं, ये कैसे हैं? ये डिसइंटीग्रेटेड हैं। पहले क्या था? बड़े एम्पायर्स थे, बड़ी आर्मी थी, बड़ा साइंस टेक्नोलॉजी था, बड़ा सब कुछ था, पैसे खूब थे, तो बहुत बढ़िया से प्रशासन चल रहा था। अभी क्या हुआ कि सब चीज़ें बिखर रही हैं, इकोनॉमी डिसइंटीग्रेट हो रही है। जो ट्रेड एंड कॉमर्स, जो आपका व्यापार रोमन सभ्यता के साथ, जो रोमन साम्राज्य के साथ आपका व्यापार था, चीन के साथ जो साउथ ईस्ट एशिया के साथ ट्रेड था, ईरान के साथ ट्रेड होता था, आपका मिस्र के साथ व्यापार था, लाल सागर से होकर व्यापार हो रहा था, जो आपका चीन के रेशम मार्ग से होकर व्यापार हो रहा था, वो सारा व्यापार अब क्या हो गया है? ख़त्म हो गया है। आपके यहाँ जो सोने के सिक्के, शुद्ध सोने के सिक्के मिल रहे थे, अब तो सिक्के मिल ही नहीं रहे हैं। तो ये क्या है, कैसा एरा है? ये डिसइंटीग्रेशन का एरा है। और सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इंडिया में एक डिसइंटीग्रेशन चल रहा है, उसी टाइम पे सेंट्रल एशिया में, सऊदी अरब में एक धर्म विकसित हुआ, इस्लाम। धीरे धीरे करके उसने अपने अगल बगल के, मैं आऊँगा जब इस स्टडी में, तो हम लोग इस्लाम की ओरिजिन से लेकर फिर कैसे उसका एक्सपेंशन हुआ, कैसे वो फैला अरब में, फिर अरब से वो अरब के अगल बगल के देशों में, फिर उत्तरी अफ्रीका में, फिर यूरोप के निचले हिस्से तक पहुंचा, मतलब दक्षिणी यूरोप तक पहुंचा, फिर वो सेंट्रल एशिया में गया और फिर भारत की ओर भी आया। भारत की ओर तो बहुत पहले से वो प्रयास कर रहा था आने का, लेकिन यहाँ पर देखिए ना, कई सारे लोग थे जिन्होंने, प्रतिहारों ने, विशेष रूप से प्रतिहारों को ये कहा जाता है कि उन्होंने इस्लाम को भारत में घुसने से रोका। तो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, डिटेल से करेंगे, और अभी यहीं पे रहते हैं। तो इस पीरियड में बाहर, भारत के बाहर क्या हो रहा है? भारत के बाहर इस्लाम का उदय हो रहा है। और इस्लाम का उदय होने के बाद कुछ समय तक पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात जो उनके खलीफाओं का शासन आया, जो 4 प्रारंभिक खलीफा रहे, वो तो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति के रहे, जिनके समय में शासन का और सत्ता का विस्तार नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही खिलाफत उमैयद वंश के शासकों के हाथ में आई, तो उन्होंने धर्म को राजनैतिक रूप देना शुरू किया और धर्म का प्रयोग करके राजनीति चमकाने का प्रयास किया, अपना क्षेत्र विकसित करने का प्रयास किया। और इस क्रम में आप देखिएगा कि ऊपर तुर्की, यूनान, उन सब दक्षिणी यूरोप तक उसका विस्तार हो गया। और उसी क्रम में भारत में भी इन्वेजन स्टार्ट हुए। तो वो एक बड़ा एम्पायर बिल्डअप हो रहा है। कहाँ बड़ा एम्पायर बिल्डअप हो रहा है? बड़ा एम्पायर बिल्डअप हो रहा है मध्य एशिया को लेकर, अफ्रीका को लेकर, अरब देशों को लेकर एक बड़ा एम्पायर बन रहा है। और यहाँ आपके यहाँ क्या चल रहा है? डिसइंटीग्रेशन चल रहा है। तो क्या दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? तो हिस्ट्री आपको ये बताता है कि दो चीज़ें कभी एक साथ अस्तित्व में नहीं रह सकती हैं। एक तरफ इंटीग्रेशन हो रहा हो, एक तरफ डिसइंटीग्रेशन हो रहा हो, तो इंटीग्रेशन जो है उसको अपने अंदर ले लेता है। एक तरफ एकीकरण चल रहा है, एक तरफ विकेंद्रीकरण चल रहा है। तो एकीकरण ने क्या किया? उसको कब्जे में धर लिया और उन्होंने फिर भारत पर इन्वेड करना स्टार्ट किया और फिर बहुत सारा आक्रमण करके, और 1206 तक आते आते, पहले तो ये आक्रमण हमने बताया कि अरब आक्रमण के रूप में आया, फिर ये तुर्क आक्रमण के रूप में आया। और तुर्क आक्रमणकारियों में से मैंने बताया कि जब इस्लाम का प्रचार होते होते तुर्की में पहुंचा, तो तुर्की के कबीलों ने पहले तो इस्लाम को स्वीकार करने से मना किया और उसके साथ संघर्ष किया। लेकिन जैसे जैसे तुर्की के विभिन्न कबीलों को इस्लाम मनवाने में सफलता मिली, वैसे वैसे तुर्की ने भी इस्लाम के प्रचार में प्रयास किया। और अभी तक इस्लाम के जो भी प्रचारक मिले थे, उनमें सबसे उत्साही प्रचारक जो रहे वो तुर्क रहे। और तुर्कों ने फिर पूरी दुनिया में इस्लाम के प्रचार का प्रयास किया, और तुर्कों ने ही यूरोप में भी इस्लाम के प्रचार का प्रयास किया।
जिसको लेकर एक युद्ध चला यूरोप में और तुर्की के मध्य, और फिर वो बड़ा होता गया। उस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री में जाएंगे। धर्मयुद्ध का नाम है उसका। अभी हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं कि इस पीरियड में भारत में डिसइंटीग्रेशन चल रहा है और भारत की सीमाओं पर इंटीग्रेशन चल रहा है। धीरे धीरे करके इस्लाम एक्सपैंड होके पूरा फैल रहा है, भारत के नीचे, भारत के ऊपर। तो क्या होगा, उसका प्रभाव भारत पे भी पड़ेगा। मैंने बताया आपको कि 1000 ईस्वी से पहले 712 में आक्रमण हुआ, फिर 712 से 1000 ईस्वी तक भारत पे इस्लाम का आक्रमण नहीं हुआ, क्योंकि अरबों का उतना ध्यान नहीं गया इस बात पे। और इस बीच में प्रतिहारों ने बहुत मजबूती से सामना किया मुस्लिम इन्वेजन्स का। 1000 ईस्वी में तुर्क, हमने कहा कि उधर जाके फिर तुर्की ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस्लाम को। तो तुर्की के आक्रमणकारियों ने भारत में इस्लाम के प्रचार, अफ़गानिस्तान में भारत में इस्लाम के प्रचार का काम किया। और उस क्रम में भारत पर 2 आक्रांता आए। एक का नाम है महमूद गजनवी और एक का नाम है मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के 4 सेनापति थे। महमूद गजनवी के आक्रमणों का उद्देश्य लूटपाट करना था, अपने रिलीजियस सेंटीमेंट को फुलफिल करना था, एम्पायर बिल्डिंग नहीं था, क्योंकि वो जिन क्षेत्रों को जीतता था लूटपाट करके चला जाता था। फिर दूसरे आए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने प्रेरणा ली महमूद गजनवी से, हालांकि उनका उद्देश्य भारत में साम्राज्य निर्माण करना था। इसीलिए उन्होंने भारत को व्यवस्थित रूप से जीतने के लिए 4 सिपा सालार नियुक्त किए। और इन 4 सिपा सालारों में एक का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, एक का नाम था ताजुद्दीन यल्दूज, एक का नाम था नासरुद्दीन कुबाचा और एक का नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। इन चारों को उसने अलग अलग क्षेत्रों को जीतने का जिम्मेदारी दी। इन्हीं में से जिसका नाम हमने लिया ऐबक, उसने भारत में शासन की शुरुआत करी। जब भारत पर आक्रमण हुआ मोहम्मद गोरी का, तो मोहम्मद गोरी ने ऐबक को इंद्रप्रस्थ को केंद्र बनाकर उत्तर भारत को जीतने की जिम्मेदारी दी थी। इंद्रप्रस्थ बोले तो दिल्ली, तो उसको केंद्र बनाकर उत्तर भारत को जीतने की जिम्मेदारी सौंपी थी। तो नॉर्थ इंडिया को जीतने के क्रम में, उत्तर भारत को जीतने के क्रम में 1206 मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। तो जो जहां था उसने सत्ता पर वहीं पे कब्जा कर लिया। तो 1206 से लेकर भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी भारत में शासन करना शुरू कर दिया। तो 1206 से लेकर फिर 1526 तक इसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसको आप नाम दे सकते हैं प्री मेडाइवल इंडिया, पूर्व मध्यकालीन भारत या पूर्व मध्यकालीन इतिहास भी कह सकते हैं आप, प्री मेडाइवल हिस्ट्री कह सकते हैं आप, पूर्व मध्यकालीन इतिहास कह सकते हैं ना। ये है 1206 से 1526 का पीरियड, जहाँ पर शुरुआत करी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और अंततः भारत पर एक आक्रमण हुआ 1526 में बाबर का, जिसे हम मुग़ल आक्रमण कहते हैं। उसके बाद से सत्ता परिवर्तन हो गया, मुग़लों का शासन आ जाएगा, अभी उसमें हम बाद में चलते हैं। तो 1206 से 1526 का जो पीरियड है, इस पीरियड में जिन लोगों ने भारत पर शासन किया वो तुर्क और अफ़गान जाति के थे, इसलिए इसको तुर्क अफ़गान काल भी कहा जाता है। और सबसे स्वीकार्य नाम जो है इसका वो है दिल्ली सल्तनत। सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है, किसका नाम? दिल्ली सल्तनत है। सुल्तानों की परंपरा के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है या सुल्तानों के क्रमबद्ध व्यवस्था के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसको हम सल्तनत कहते हैं। और दिल्ली केंद्र रहा, इसलिए इस पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत का पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में कई सारे शासकों ने शासन किया, इनमें कई सारे वंशों ने शासन किया। आप आगे देखेंगे गुलाम वंश आया सबसे पहले, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया, खिलजी के बाद तुगलक आए, तुगलक के बाद फिर सैयद आए, सैयदों के बाद फिर लोदी आए। तो कितने डायनेस्टीज हो गई? 5 डायनेस्टीज ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम डायनेस्टी ने, फिर उसके बाद गुलाम डायनेस्टी को फिर कई नामों से जानेंगे हम, और उसमें क्या क्या टेक्निकल पॉइंट्स हैं, क्यों उनको गुलाम डायनेस्टी कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी कहते हैं, या उनको कुछ और नाम देना चाहिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुलाम डायनेस्टी के बाद फिर खिलजी डायनेस्टी, खिलजी के बाद फिर तुगलक, तुगलक के बाद सैयद, सैयद के बाद लोदी, और अंततः लोदियों को पराजित किसने कर दिया? मुग़लों ने।
और मुग़लों ने सैयदों लोदियों को पराजित करके सत्ता पर कब्जा कर लिया और 1526 से लेकर 1857 तक भारत में मुग़ल बादशाहत बनी रही। पर 1526 से लेकर 1707 के बीच में जो मुग़ल बादशाहत रही, उसमें से ये जो पीरियड है 1526 से 1707, ये पीरियड ऑफ ग्रेट मुगल्स कहा जाता है, महान मुग़लों का शासनकाल कहा जाता है। इसमें 6 मुग़ल शासक आए, जिनमें सबसे पहले बाबर, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और 7 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद के पीरियड को हम मॉडर्न इंडिया में ले लेते हैं, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद फिर वही सिचुएशन आ गई जो यहाँ पे आई थी। ये एरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन हो गया। तो जैसे यहाँ पर सारे सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, वैसे यहाँ भी सारे सिस्टम का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था। और यहाँ जब यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन चल रहा था, तो उसका बेनिफिट किसने लिया था? भारत के बाहर जो इंटीग्रेट कर रहा था अपने आप को, एम्पावर कर रहा था अपने आप को, वो आकर यहाँ पर कब्जा कर लेगा। तो सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे जब यहाँ डिसइंटीग्रेशन होगा 1707 के बाद, भारत की व्यवस्था का विभाजन होगा, विखंडन होगा, तो भारत के बाहर एक शक्ति अपना विस्तार कर रही है, वो है इंग्लिश पावर। वो यहाँ आकर भारत की सत्ता पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगी। बात समझ में आ रही है? तो 1526 से 1707 ये है ग्रेट मुगल्स का पीरियड। देखिए, इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन का मतलब आप समझिए, ये 17वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी में पूरी दुनिया के जीडीपी का लगभग 50% इंडिया अकेले कवर करता था। एक आंकड़ा है, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी में इंडिया और चाइना वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 65% होल्ड करते थे। पूरी वर्ल्ड जीडीपी का 65-70% होल्ड करते थे। तो आप सोचिए कि कितना प्रॉस्पेरस रहा होगा ये टाइम पीरियड। लेकिन वो प्रॉस्पेरिटी औरंगजेब की गलत नीतियों के कारण गलत दिशा में चली गई, और फिर वो ये जो ग्रेट मुगल एम्पायर था ये डिसइंटीग्रेट होने लगा और ये कई हिस्सों में टूट गया। इनमें आपस में तरह तरह के मतभेद खड़े हुए, और उन आपसी मतभेदों का लाभ उठाया किसने? अंग्रेज़ों ने, और उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया। यहाँ क्या हो सकता था उसकी बात तो हम लोग करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल कि अगर ये ना हुआ होता तो क्या होता, तो ये ना हुआ होता तो क्या होता, वो संभावनाओं का ही बात होती है। लेकिन अगर यहाँ इंग्लिश रूलिंग नहीं हुई होती तो मराठे अपना सत्ता पर कब्जा कर लेते। मराठे क्या कर पाते क्या नहीं कर पाते वो हम इस बीच में डिस्कशन करेंगे। इनके बाद मराठे ही सबसे बड़ी पावर के रूप में आ सकते थे, आने का उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनकी कुछ संस्थागत समस्याएं रहीं, उनके कुछ संरचनात्मक समस्याएं रहीं, उनके कुछ संगठनात्मक समस्याएं रहीं, उनके कुछ स्वभाव और नेचर की समस्याएं रहीं, जिसके चलते वो कभी भी अपने आप को राजा की तरह रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाए। उनका जो उनका स्वभाव रहा वो आक्रांता का ही बना रहा, इन्वेडर का बना रहा, रॉबर का बना रहा। गए, लूट लिया, चले आए, हम तुमको लूटेंगे नहीं, हमको टैक्स दो, अगर तुम हमको टैक्स नहीं दोगे तो हम तुमको लूट लेंगे। तो ये राजा नहीं हो सकता ना। राजा कौन हो सकता है? जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसमें प्रजाहित का भाव हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने भी राजा हुए सब प्रजाहित से भरे हुए थे, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप करने पर ध्यान देना पड़ेगा, शासक और शासित के मध्य कुछ संबंध स्थापित करने पर ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें संभवतः मराठे चूक गए। अब हम आते हैं आधुनिक भारत के इतिहास में। तो आधुनिक भारत के इतिहास को आप कहाँ से कहाँ तक ले जा सकते हैं? आप 1707 से और 1947 तक ले जा सकते हैं। हालांकि आज के टाइम पे ये बढ़ के कहाँ तक चला गया है, तो आप कहिएगा कि 1964 तक चला गया है। 1964 भी हम इसमें कंसीडर करते हैं। आगे चलेंगे तो बात करेंगे हम लोग उस पर। 1707 से 1947 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं? इसको तो हमने मोटा मोटा बता दिया कि ये पीरियड है जिसे आप मॉडर्न एरा कह सकते हैं, लेकिन इसको भी हम सब पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, इसका भी सब डिवीज़न किया जा सकता है।
आप इसको नोट कर लिए होंगे या आप वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा। जो 1707 से 1526 से 1707 का पीरियड था, इसको हम मुग़ल पीरियड कहते हैं। उसके नीचे नोट कर लीजिएगा कि इसको हम मुग़ल काल कहते हैं। ओके। 1707 से 1947 ये जो पीरियड है, इसको देखिए हम कैसे अपनी समझ के लिए विभाजित कर सकते हैं। एक पीरियड आप बना सकते हैं जिसे आप कहेंगे कि 1707 से 1757। ये क्या हो रहा है इस पीरियड में? इस पीरियड में मोटी बातें दो हो रही हैं। पहला क्या हो रहा है? पहला हो रहा है मुग़ल साम्राज्य का विघटन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुग़ल एम्पायर, मुग़ल साम्राज्य का विघटन, ये एक एक्टिविटी चल रही है। और दूसरा काम क्या चल रहा है? वो चल रहा है विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार विस्तार, विदेशी कंपनियों का भारत में व्यापार विस्तार। अभी ये किसी भी तरह से भारत में सत्ता स्थापना के मूड में नहीं है। जैसे क्वेश्चन आता है, एक प्रश्न उठता है और पूछा भी गया है एग्जाम में कि अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता। उससे भी पहले एक सवाल होता है कि क्या अंग्रेजों ने भारत को जानबूझकर जीता या ऐसे ही जीत लिया? क्या वो भारत में साम्राज्य निर्माण के उद्देश्य से आए थे या यहाँ आकर उन्होंने महसूस किया कि नहीं, हम यहाँ पर साम्राज्य निर्मित कर सकते हैं? देखो, दो बातें हैं इसमें, है ना। और एक बात आप समझ लो, यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछ रहा है आजकल। यूपीएससी के इस तरह के टॉपिक फेवरेट हैं। उसके पीछे रीज़न है कि जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो बहुत स्कोप हो जाता है आपको अपनी बात कहने का, है ना। और जो अगर हम कोई बहुत टू द पॉइंट, बहुत ऑब्जेक्टिव नेचर का क्वेश्चन पूछ लेंगे तो वो डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, वो सब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो यूपीएससी आपसे डिमांड करता है कि आप आंसर राइटिंग के टाइम पे सब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आंसर राइट करें। सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? सब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब है कि आप भी इन्वॉल्व हों आंसर राइटिंग में, आप अपने व्यूज़ को भी इन्वॉल्व करें। अब होता क्या है कि अगर वो बहुत सीधा सा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो आप किताबों में पढ़ के गए होते हैं, वही लिख के आ जाते हैं और उससे उसे आपके व्यक्तित्व को समझने में दिक्कत होती है। इसलिए वो क्या, और आप जानते हैं कि जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट करते हैं, आपके नॉलेज को नहीं टेस्ट करते। नॉलेज के साथ साथ पर्सनालिटी को भी टेस्ट करते हैं। मेजर उद्देश्य उनका पर्सनालिटी टेस्ट करना होता है। तो वो ऐसे क्वेश्चंस बनाता है जिसमें बहुत मौका हो सब्जेक्टिविटी का। तो जब आप सब्जेक्टिविटी के साथ जाते हैं या जब भी आप सब्जेक्टिव होते हैं तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखेंगे कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी चीज़ कभी भी ब्लैक एंड वाइट नहीं होती है। या आप ऐसे कह लो कि ह्यूमैनिटीज़ में कोई भी जवाब आपको हाँ और ना में नहीं देना होता है। अगर किसी को ये लगा कि नहीं, अंग्रेज़ों ने इत्तफाक से भारत को जीत लिया, अंग्रेज़ों ने एक तंद्रा में भारत को जीत लिया, या कोई कहता है कि भारत थाली में सज के चला गया अंग्रेज़ों के आगे कि लो भाई हम पे शासन करो, तो अगर ये धारणा किसी व्यक्ति के मन में आ रही है तो तथ्यहीन नहीं है, वो तथ्यों को स्टडी करके ये बात कह रहा है। और अगर कोई ये कह रहा है कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, अंग्रेज़ों ने बहुत चालाकी से भारत में आकर और बहुत रणनैतिक तरीके से भारत में सत्ता स्थापित करी, उन्होंने सत्ता स्थापना के क्रम में अलग अलग समय में अलग अलग तरह की पॉलिसीज़ को डेवलप किया और सोच समझकर सत्ता स्थापना की, तो उसके लिए भी उसके पास बहुत सारे हिस्टोरिकल एविडेंसेज हैं जिनके आधार पर वो ये कह रहा है, बहुत सारा स्टडी है उसके पास जिसके आधार पर वो ये कह रहा है। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप ऐसा कोई भी निष्कर्ष बनाएंगे तो आप दोनों पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। हमने कहा ह्यूमैनिटीज़ में कभी भी कुछ भी फुल एंड फाइनल नहीं है कि जो ये कह रहा है यही सही है, ऐसा नहीं है। न्यूटन जो कह रहा है वो सही है, वो ठीक वहाँ तक चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कहा जा रहा है, जो किसी को लग रहा है कि भारत जो है, भारत की कमजोरियों की वजह से अंग्रेज़ों ने इसको जीता, या किसी को लग रहा है कि अंग्रेज़ों की चालाकी से भारत को अंग्रेज़ों ने जीता, तो दोनों ही बातें सही हैं, हमें उनके बीच में रहना है।
तो पॉइंट ये है कि विदेशी कंपनियों का भारत में आगमन हुआ 1760 से 1757 के बीच में। उन्होंने भारत में किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं किया। उनका पूरा उद्देश्य था भारत में राजनीतिक, भारत में आर्थिक विस्तार करना। दरअसल फिर हम लोग चलेंगे कि भारत से बाहर की घटनाओं से यहाँ पर अंग्रेजों का साम्राज्य जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर मुस्लिम साम्राज्य का निर्माण कैसे जुड़ा हुआ था, भारत की बाहर की घटनाओं से संबद्ध था, वैसे ही ये भी है। इस समय ब्रिटेन में एक व्यवस्था चल रही है, एक सिस्टम डेवलप हो रहा है, जिसे बाद में इतिहासकारों ने उसके लिए एक शब्द विकसित किया जिसे हम वाणिज्यिक पूंजीवाद कहते हैं। तो वाणिज्यिक पूंजीवाद परिवर्तित होता है किसमें? औद्योगिक पूंजीवाद में। औद्योगिक पूंजीवाद क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद है उद्योगों में पैसे का इन्वेस्टमेंट, है ना। औद्योगिक पूंजीवाद ने क्या किया? उत्पादन को बढ़ा दिया। उत्पादन बढ़ गया तो उसकी खपत कहाँ होगी? औद्योगिक पूंजीवाद ने क्या किया? अभी हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस एक आपको इंट्रो दे रहे हैं पूरे सब्जेक्ट का, इसलिए आप इन सब शब्दों के साथ थोड़ा दो चार हो लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इन सब शब्दों से आपका थोड़ा दोस्ती हो जाए, क्योंकि आगे ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, तो आपको समझना रह न जाए। देखिए, पहले उत्पादन प्रक्रिया कैसी थी? हाथ से उत्पादन किया जाता था। हम आगे डिटेल में जाएंगे कि श्रेणी व्यवस्था क्या थी, कैसे सामान बनाया जाता था, कैसे बेचा जाता था। मोटी बात यहाँ समझिए कि सबसे पहले उत्पादन में मानव श्रम का प्रयोग किया जाता था। क्या किया जाता था? मानव श्रम का प्रयोग किया जाता था। औद्योगिक क्रांति ने क्या किया? मशीनें बना दी। मशीनें बना दी तो क्या हुआ? उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। अब जब उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया तो इसके इनपुट और इसके आउटपुट के मैनेजमेंट की समस्या खड़ी हुई। इसके इनपुट को क्या चाहिए? इसके इनपुट को तो लेबर चाहिए, जो कि वहाँ आसानी से उपलब्ध हो रहा था, और बहुत अन्याय हो रहा था उसके श्रम में। उसी श्रम में हो रहे अन्याय के खिलाफ ही समाजवाद आएगा, साम्यवाद आएगा। तो यहाँ क्या हुआ? इनपुट क्या जा रहा है? कच्चा माल जा रहा है। आउटपुट क्या जा रहा है? तैयार माल जा रहा है। अब देखिए, तैयार माल के लिए आपको क्या चाहिए होगा? बाजार चाहिए होगा। बात समझते चलिएगा मेरी। और कच्चे माल के लिए क्या चाहिए होगा? आपको खेत या लैंड चाहिए होगी, और ये दोनों ही इंग्लैंड में उपलब्ध नहीं है। औद्योगिक क्रांति कहाँ आ रही है? औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में आ रही है, और जो औद्योगिक क्रांति कच्चे माल से चलेगी और तैयार माल को बेचेगी। तैयार माल के लिए बाजार चाहिए। बड़े पैमाने पे उत्पादन हो रहा है, तो जितना उत्पादन हो रहा है सारे की खपत इंग्लैंड में नहीं हो पा रही है, और मुनाफा कमाना है, वेल्थ ऑफ नेशन क्रिएट करना है, एडम स्मिथ की बात माननी है, तो आपको क्या करना है? बड़े नए बाजारों की तलाश करनी है, नए खेतों की तलाश करनी है। इस क्रम में देखिए, ये घटना कब की है? 1757 पे हम लोग हैं। 1750 से 1850 पहला फेज माना जाता है दुनिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, औद्योगिक क्रांति का। तो कच्चे माल के लिए खेत चाहिए, तैयार माल के लिए बाजार चाहिए। अब अंग्रेजों के पास जो लैंड है वो तो इतनी सफिशिएंट है नहीं कि वो कच्चा माल उगा सकें, और इतने लोग नहीं हैं कि वो उनके सारे सामान का खपत कर सकें। इसलिए इनको इंग्लैंड से बाहर के लोगों पर ध्यान देना है। अब ये दोनों चीज़ें, उनकी कच्चे माल की डिमांड और बाजार की डिमांड कैसे फुलफिल होगी? ये और बेहतर तरीके से फुलफिल होगी अगर वो क्या कर लें? सत्ता पर कब्जा कर लें, है ना। तो अगर वो कहीं की सत्ता, अभी ये व्यापार कर रहे हैं, यही सब कुछ कर रहे हैं, यहाँ से कच्चा माल ले जा रहे हैं, तैयार माल ले जा रहे हैं। अभी तो ये तैयार माल ले जा रहे हैं, लेकिन औद्योगिक क्रांति एक ऐसी घटना है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हम 70% ऑफ GDP होल्ड करते थे विद द चाइना। वो एक सिचुएशन है, और एक हम जिसके लिए लोग हमारे यहाँ आते थे, हमारे कपड़े इंग्लैंड के बेडरूम तक थे। लोगों को गौरव होता था कि उनके घर के पर्दे जो हैं वो इंडियन कपड़े से बने हुए, भारत के कपड़े से बने हुए। ऐसा कहते हुए आप पुरानी फिल्मों में देखिएगा, पुराने ब्रिटिश फिल्मों में देखिएगा, तो इसको बड़े गौरव के साथ कह रहे हैं कि जो बेडशीट है ये इंडिया से आई है। उनको बड़ा गर्व महसूस होता था इंडियन कपड़ों को प्रयोग करने में।
जो इतना बड़ा सप्लायर था इंडिया, जो इतना बड़ा सप्लायर था कॉटन का, वो इम्पोर्टर बन गया, उसको अंग्रेजों ने आयातक बना दिया कपड़े का। कैसे हो गया ये ऐसे ही हो गया, ये इस तरह से हो गया। जैसे यहाँ पर एक रिलीजियस सेंटिमेंट के साथ इंटीग्रेशन हो रहा था, इसको इंडियन समझ नहीं पाए। यहाँ पर एक इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन चल रहा था भारत के बाहर, जिसको इंडियंस नहीं समझ पाए, और फिर वो शिकार बन गए फिर से अंग्रेज़ों का। तो आप कुछ समझ पा रहे होंगे, एक इतिहास के बारे में एक धारणा आपको इस लेक्चर से समझ में आएगी। और इसको प्लीज़ सुनिए पूरा, है ना, पूरा सुनिएगा, समझिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, और आप इतिहास के बारे में एक धारणा विकसित कर पाएंगे। आज के टाइम पे हिस्ट्री को बहुत उल्टे सीधे तरीके से रिप्रेजेंट भी किया जा रहा है, तो आप उसको भी समझ पाइएगा कि क्या उसमें कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, है ना। तो देखिए, इस साइकिल को पूरा करने के लिए अब अंग्रेज़ों ने क्या प्रयास किया कि हमारा यहाँ पर सत्ता में दखल होनी चाहिए, हमारा सत्ता में नियंत्रण होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने व्यापार को बढ़ा सकें और इस साइकिल को बना सकें। इसके लिए उन्होंने क्या किया, भारत में सत्ता विस्तार की प्रक्रिया शुरू करी। और सत्ता विस्तार की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? थैंक यू। सत्ता विस्तार की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? 1757 से, और कब तक चलती है? 1856 तक, है ना। तो 1757 से 1856 ये वो पीरियड है। इसको अगर हम नाम दें तो ये नाम क्या है? ये है डेवलपमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी कैसे अपने आप को एम्पावर कर रही है, कैसे वो एम्पायर बना रही है, कैसे वो साम्राज्य बना रही है, ये वो पीरियड है। सबसे पहले बंगाल में 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, है ना। फिर वो प्लासी के बाद बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबाद की संधि के बाद 1765 में कंपनी बिकेम अ रूलर इन इंडिया। ऐसा ही जैसे कि बहुत सारे, कहीं पे मराठे शासन कर रहे हैं, कहीं पे नवाब शासन कर रहे हैं, कहीं पे सिख शासन कर रहे हैं, कहीं पे जाट शासन कर रहे हैं, ऐसे ही भारत के एक हिस्से पर कंपनी भी शासन करने लगी। तो कंपनी शासन करने लगी और फिर वो अलग अलग टाइम पे उसने अलग अलग पॉलिसीज बनाई। भारत में जो अलग अलग लोग शासन कर रहे थे उनको अपने साथ संबद्ध करने का, और बहुत चालाकी से, बहुत पॉलिसी के साथ उसने भारत को, लगभग पूरे भारत को विलय कर लिया। तो मैंने बताया कि बंगाल से शुरू होकर अवध तक ये विलय की प्रक्रिया चली। 1856 में अंतिम रूप से अवध का विलय किया गया, और अवध के विलय के पश्चात अब इस पीरियड में जो विलय हुआ, जो साम्राज्य निर्माण हुआ, वहाँ पर धीरे धीरे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया, अपना प्रशासन विकसित किया, और प्रशासन के विकास के क्रम में उसने बहुत सारे नियम बनाए, जिनका संबंध अर्थव्यवस्था से रहा, जिनका संबंध धर्म से रहा, जिनका संबंध समाज से रहा, जिनका संबंध व्यवस्था से रहा। और वो जो नियम बनाए गए, चाहे वो आर्थिक नियम थे, चाहे वो व्यवस्था को बनाने के नियम थे, चाहे वो रेलवे के डेवलपमेंट के नियम थे, उन सब में दो बातें बड़ी कॉमन थीं। एक बात ये कॉमन थी कि वो सारे नियम कानून ब्रिटिश इंटरेस्ट को फुलफिल करने वाले थे, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2 कि उनमें एक एरोगेंस था। और वो एरोगेंस किस बात का था? कि हम मॉडर्न हैं, हम लीडर्स हैं, हम पूरी दुनिया को हम ही आगे ले जाएंगे। बाकी पूरी दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो लिटरेचर है, चाहे वो रिलीजन है, चाहे वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी है, वो सब पूरा है, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो उनमें एक जातीय दंभ का भाव रहा, और उनके अंदर एक चालाकी रही कि हम जो कुछ भी नियम बनाएंगे उसमें हमारा अपना बेनिफिट अवश्य होना चाहिए। तो उसके कारण से भारत में भी उनके विरुद्ध आवाज़ उठना शुरू हुई, और ये आवाज़ की पहली अभिव्यक्ति, पहली सार्थक अभिव्यक्ति 1857 में आई। इससे पहले भी अभिव्यक्तियां आईं, अंग्रेज़ों के चाल चलन का विरोध इससे पहले भी हुआ, लेकिन इससे पहले जो विरोध हुआ
वो इतना पावरफुल नहीं था, इतना बड़ा नहीं था, हालांकि उनको भी हम लोग कंसीडर करेंगे और पढ़ेंगे आगे, लेकिन अगर हम इस डिवीज़न में उनको रखना चाहें तो इसी में रख लेंगे, है ना। वो स्थानीय प्रवृत्ति के रहे, क्षेत्रीय प्रवृत्ति के रहे, और कुछ विशिष्ट लोगों द्वारा किए गए थे, किसानों द्वारा किए गए, या फिर वो स्थानीय जमींदारों द्वारा कर दिए गए, अपने व्यक्तिगत हित के लिए कर दिए गए, या फिर वो जनजातियों द्वारा कर दिए गए अपने कम्युनिटी इंटरेस्ट में, मतलब उनका नेशनल लेवल नहीं रहा। हालांकि आगे जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वहाँ से कितना नेशनलिटी थी उस पर भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। 1857 आ गया, मतलब कि पहली लड़ाई हम मानते हैं इसे आज़ादी की। ये कितना सही है मानना, पहली आज़ादी की पहली लड़ाई, इसको मानना कितना सही है, मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए, कितनी बातें इसमें सही हैं क्या गलत हैं, इस पर बहुत सारा डिबेट आगे हम लोग करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। तो 1857 से 1947 ये एक पीरियड है जिसे हम कहते हैं भारत में राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। तो देखिए ये जो पीरियड है इसमें दो घटनाएं हो रही हैं, ये जो पीरियड है इसमें एक घटना हो रही है। इन सब का पतन हो रहा है, जो डिसइंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ मुगल एम्पायर था उनका ख़त्म हो रहे हैं, पतित हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं, और उन सब की जगह कौन ले रहा है, ईस्ट इंडिया कंपनी ले रही है। तो ये एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक विस्तार हो रहा है, और ये पीरियड जो है ये भारत में स्वाधीनता आंदोलन हो रहा है। अगर हम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हम जीएस के दृष्टिकोण से देखें, तो ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारा 1857 से 1947 है, 1947 है। इस पीरियड को हम लोग आगे अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसको आप पढ़िए, इसको समझिए और एक धारणा विकसित करिए कि भारत के इतिहास में एक प्रवाह है। भारत के ही इतिहास में नहीं, दुनिया के इतिहास में एक प्रवाह है, क्योंकि दुनिया में ये जो घटनाएं हो रही हैं ये टाइम में है, और टाइम एक प्रवाहमान व्यवस्था है, प्रवाह हो रहा है, टाइम बदल रहा है लगातार। तो उनमें एक कार्य कारण संबंध है, एक बहुत बेहतरीन रिलेशन है ना। इसके आगे के जो वीडियोज़ हैं वो इससे भी अच्छे होंगे। ये पहला वीडियो था तो थोड़ा हमें चीज़ें बीच बीच में मिस कर रहा था, है ना। जैसे ये पढ़ाना नहीं है बल्कि पढ़ाने की एक्टिंग करना है, तो मुझे थोड़ा सा वो उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हुई बीच में, पर धीरे धीरे करके मैं लास्ट तक आके फेमिलियर हो गया, और मैं एक दो वीडियो में और ज़्यादा फेमिलियर हो जाऊंगा, तो आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। आप इसको पढ़िएगा, और जो ये चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और लोगों को इसके बारे में बताइएगा। ये वो लोग भी इसको देख सकते हैं जिनको इतिहास में इंटरेस्ट है, वो किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की कर रहे हो, बीपीएससी कर रहे हो, यूपीपीएससी कर रहे हो, या इतिहास में इंटरेस्ट हो, वो भी देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, और सबसे पहला जो इस पूरे सेक्शन को जितना हमने डिवाइड किया है बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें जो सबसे पहला सेक्शन हम स्टडी करेंगे वो 1857 से 1947 सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रोन एरिया है। चाहे आप पीटी की बात करें, चाहे आप मेंस की बात करें, इवन कि इंटरव्यू में भी हिस्ट्री के ऑप्शनल सब्जेक्ट वाले बच्चों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। तो इसको हमें थोड़ा ध्यान देना है। ओके, तो हम फिर मिलते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।